क्या सड़क से संसद जा रहे कॉकरोचों को पीटकर मोदी सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? देखिए, एक सच ये भी है कि जहां पर बच्चे पिटे वहां पर पुलिस वाले भी घायल हुए, लेकिन फिर भी यह सवाल मौजूद है कि क्या जो लाठीचार्ज हुआ वो सरकार की एक बहुत बड़ी और महंगी गलती साबित होगा? देखिए, कॉकरोच की एक खासियत होती है कि कहा जाता है कि वो धरती का सबसे जिद्दी जीव है। आप उसे जितना मारेंगे, जितना कुचलेंगे, वो खत्म नहीं होगा, बल्कि और ताकत से निकल कर आएगा। और यही बात शायद जंतर मंतर पर दिख रही है और सरकार को समझ में आ रही है, क्योंकि जिस आंदोलन को शुरुआत में एक मीम मटेरियल कहकर मजाक उड़ाया गया, जिस आंदोलन को सरकार ने 20 दिनों तक नजरअंदाज किया, अब जब संसद जाते वक्त वो लाठी खाता है तो वो आंदोलन अपने आप दोगुना बड़ा हो जाता है। सोनम वांगचुक अस्पताल के बेड से अनशन जारी रखें। तमाम मोदी समर्थक भी अब इस आंदोलन को अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन दे रहे हैं। राहुल गांधी जो अब तक खामोश थे, वो प्रधानमंत्री के दरवाजे तक पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद खुलकर सामने आ गए। तमाम हीरो हीरोइन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही ठप हो गया है। किसान भी बॉर्डर पर आ गए हैं और देश के तमाम शहरों में इस वक्त आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है, कहीं सड़क पर तो कहीं सोशल मीडिया पर। यानी वो कॉकरोच जो कल तक मजाक लग रहा था, वो आज सरकार के मुहाने पहुंचकर सरकार का सबसे बड़ा सिरदर्द है। जिस सुप्रीम टिप्पणी के बाद कॉकरोच नाम सुनकर शुरुआत में हंसी आ रही थी, आज वो सरकार के माथे पर पसीना ला रहा है। और यहीं से सवाल है कि क्या मजाक उड़ाने से लेकर मजाक मजाक में एक आंदोलन आज सरकार की नींव को हिला रहा है, और जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो आगे सरकार को हिला सकता है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि लाठीचार्ज का वीडियो आप लोग देख चुके हैं, इसलिए मैं ये सब बात नहीं करूंगा क्या हुआ क्या रहा। आज बात करेंगे उस खेल की जो कहानी के पीछे चल रहा था। समझेंगे कि सरकार की असली गलती लाठी थी या वो टाइमिंग। मोदी सरकार जो कई आंदोलन से निपट चुकी है, इस बार उसका आजमाया हुआ फॉर्मूला फेल क्यों हुआ? इतिहास में जाकर हम देखेंगे कि कब कब आंदोलन लाठी खाकर मर जाते हैं और कब जिंदा हो जाते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी समझाएंगे कि सरकार के सामने अब 3 कौन से रास्ते बचे हैं और हर रास्ते की अपनी कीमत है, इसलिए वीडियो का यह वाला हिस्सा आप जरूर देखिएगा। और आखिरी में बात उस एक्स फैक्टर की जो इस आंदोलन को बाकी सभी आंदोलनों से अलग कर देता है। अब इससे पहले कि हम शुरुआत करें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बड़ी संख्या में आप लोगों ने इस बीच में हमें प्यार दिया है, समर्थन दिया है, हौसला अफजाई की है। आप में से बड़ी संख्या में लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, व्हाट्सएप से जुड़ रहे हैं। इसके लिए हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। हम अपना काम यूं ही ईमानदारी से करते रहेंगे, आईना दिखाते रहेंगे, बिना किसी का पक्ष लिए, पूरी ईमानदारी। और इस छात्रों के आंदोलन में छात्रों को हम पूर्ण समर्थन पहले दिन से देते आए हैं, आगे भी देंगे। हम आपका भी समर्थन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी बड़ी संख्या में हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। लेकिन फिलहाल कहानी जो है वो इस विषय की है। सरकार की असली गलती क्या लाठी नहीं टाइमिंग थी? सबसे पहला सवाल यही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि सरकार की सबसे बड़ी गलती 20 जुलाई का लाठीचार्ज है। लेकिन आप जरा गौर से देखिए, लाठी तो आखिरी गलती थी, असली खेल जो था वो टाइमिंग का है। और टाइमिंग में सरकार ने एक नहीं बल्कि 3 गलतियां की। पहली गलती, जब बात करने का सही वक्त था तब सरकार मुंह फेर रही थी। 20 जून से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। शुरुआती 15 दिनों में मुश्किल से 1000 लोग जुट रहे थे। कॉकरोच पार्टी यानी सीजेपी बार बार बातचीत की मांग कर रही थी। सोनम वांगचुक भी यही मांग रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आगे नहीं आया। अब आप सोचिए कि अगर उस वक्त बात हो गई होती तो कितना सस्ता सौदा सरकार के लिए होता। 1000 लोग थे, छोटी सी मांग थी, कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। एक कमेटी भी मामला ठंडा कर सकती थी, लेकिन सरकार ने वही किया जो हर आंदोलन साथ करती है, डिले करो, इंतजार करवाओ, अपने आप ठंडा होकर खत्म हो जाएगा। अब इसी सरकार का एक और चेहरा देखिए। संसद मार्च वाले दिन सुबह 6 बजे बातचीत शुरू हो गई। दोपहर होते होते जेपी नड्डा मिल गए। अब आप हिसाब किताब समझिए, 1000 बच्चे 15 दिन तक आवाज लगाते रहे, किसी को नहीं सुनाई पड़ा। लेकिन जैसे ही भीड़ का आंकड़ा लाखों में गया, उस दिन सुबह 6 बजे सरकार की नींद खुली। यानी सिस्टम टॉपिक देखकर नहीं, भीड़ देखकर आपकी बात सुनता है। खैर, यह पहला विषय था। दूसरा,
18 जुलाई को सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया गया, जो दूसरी गलती आती है। सरकार को लगा कि अनशन की तस्वीर हट जाएगी और आंदोलन की जान निकल जाएगी, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हो गया। अनशन के 16वें दिन सोनम की तबीयत चर्चा की विषय थी, सहानुभूति बढ़ रही थी, और जिस दिन यह हुआ उस दिन से जंतर मंतर पर भीड़ और बढ़ने लगी। 19 और 20 जुलाई की रात यह भीड़ बढ़ी, यानी सरकार ने आंदोलन को उसका सबसे बड़ा प्रतीक दे दिया। अनशन से कमजोर होता एक आदमी जो छात्रों के लिए भूखा है, और सरकार उसे खींच कर ले गई है। यह दूसरी गलती थी। तीसरी गलती, लाठी उस दिन चली जिस दिन देश के सबसे ज्यादा कैमरे जंतर मंतर पर थे। संसद मार्च के दिन खुद कॉकरोच पार्टी को 20,000 30,000 लोगों की उम्मीद थी, लेकिन कहा जाता है कि आंकड़ा लाखों तक गया। इतनी भीड़, इतने कैमरे, और उसी दिन आंसू गैस से गोले, लाठियां, घायल होते बच्चे, ये सारी तस्वीरें लोगों को परेशान करने वाली थी। और इसे समझने के लिए आप खुद 1 मिनट के लिए जज बन जाइए, क्योंकि इस कहानी के 2 पक्ष हैं और दोनों को हम आपके सामने रखते हैं हर बार की तरह ईमानदारी से। पहला पक्ष जो पुलिस का है, पुलिस का कहना है कि भीड़ ने बैरिकेड तोड़े, पथराव हुआ, डीसीपी समेत 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। लाठीचार्ज के खिलाफ एक याचिका भी हाईकोर्ट पहुंची है। कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से मना कर दिया, कहा है कि कोर्ट को इन सब में मत घसीटो, यानी अदालत ने अभी किसी पक्ष को दोषी नहीं ठहराया। दूसरा पक्ष सरकार का, पेपर लीक में 13 गिरफ्तारी कर दी हमने, कई सारे कदम उठाए हैं, और यह भी सच है कि पहले से भी पेपर लीक होते आए हैं, ये आज से नहीं, दशकों पुरानी बीमारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केस यहीं बंद हो गया? नहीं, असली सवाल यहीं से शुरू हुआ। अगर इतना सब हो रहा था तो सड़क पर भीड़ क्यों बढ़ी? क्योंकि छात्रों का गुस्सा, वो जो सरकार ने कदम उठाया गिरफ्तारी का, उससे शांत नहीं हुआ। बच्चे जवाबदेही चाहते थे, जवाबदेही टॉप लीडरशिप से कि आपको हमारी चिंता है। 7 साल में 70 पेपर लीक का जब जिक्र हो रहा है तो केवल 4 आदमी को गिरफ्तार करने से गुस्सा शांत नहीं होगा। कई बच्चों की जान गई, और वहीं से लोग चाहते थे कि जवाबदेही आए, ऊपर कुछ बड़े ठोस कदम उठाए जाए, यह दिखाया जाए कि आप हमें लेकर गंभीर हैं। इस्तीफा दिया जाए, नहीं हुआ। यानी अगर बातचीत लाठी वाले दिन सुबह 6 बजे हो सकती, तो वो बातचीत 15 दिन पहले क्यों नहीं हो सकती? और यही सवाल जंतर मंतर पर आज भी है। नतीजा वही है जो ज्यादातर जानकार कह रहे हैं कि इस एक्शन से आंदोलन का समर्थक घटा नहीं, कई गुना बढ़ गया, और जो नहीं भी पहुंचे वो सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन को समर्थन देने लगे। अब कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो हर आंदोलन में 3 चीजें होती हैं, एक कहानी, एक प्रतीक, एक विलन। इस कहानी में नीट के छात्रों की कहानी आ गई। प्रतीक जो था वो सोनम वांगचुक का जबरदस्ती उठाया जाना, और विलन 20 जुलाई की लाठियों ने पूरा कर दिया। पहली गलती में सरकार बोली नहीं, दूसरी में सुनी नहीं, और तीसरी में सोची नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो आधी भीड़ कॉकरोच जनता पार्टी ने जुटाई, और बाकी सरकार के इन 3 लापरवाहियों ने, बाकी लाठी ने। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार का आजमाया हुआ फॉर्मूला जो अनशन को खत्म कर देता था, वो इस बार फेल क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 12 सालों में जितने बड़े आंदोलन हुए, सरकार के पास उनसे निपटने का एक बना बनाया फॉर्मूला है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध होता है, वो न्यूट्रल रवैया अपनाते हैं और विरोध के खुद ठंडा पड़ने का इंतजार करते हैं। प्रोटेस्ट करने वालों पर लेबल लगाए जाते हैं कि ये एंटी नेशनल लोग हैं, ये गुमराह वाले लोग हैं, राजनीतिक तौर पर ये इंस्पायर हैं, अर्बन नक्सल हैं, और बहुत सारे अलग अलग। इस बार भी ये शुरुआत हुई थी। और एक बार जब लेबल लग जाता है तो फिर बहस का मुद्दा आंदोलन पर नहीं, उन लेबल पर होता है। आंदोलन आधा वहीं मर जाता है। इस बार भी हुआ थी शुरुआत, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी पलटी, और वो पलटी इसलिए क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ज्यादा सोनम वांगचुक का चेहरा जो है वो सामने आया। अब सोनम वांगचुक जब सामने आए, छात्र मां बाप दिखाई पड़े, तो एंटी नेशनल वाला टैग काम नहीं कर पाया, और यहीं से कहानी जो है वो अलग होती चली गई। यानी इसका नुकसान सरकार को यह हुआ कि सरकार का जो नैरेटिव वाला हथियार था वो इस बार खाली चला गया, और ये पिछले 12 सालों में पहली बार हुआ है। सरकार के पास कोई लेबल नहीं था, सामने वाले को डर नहीं था, और जब नैरेटिव नहीं चला तो फिर इंतजार के बाद सोनम वांगचुक, और उसके बाद लाठी। और लाठी आंदोलन को हर बार नहीं मारते, और आज हम आपको बताने वाले हैं लाठी खाकर आंदोलन कब मरते हैं और कब जिंदा हो जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जंतर मंतर पर लाठी पहली बार नहीं चली है, कई आंदोलन है। हम आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं।
2020 में सीए के खिलाफ शाहीन बाग का प्रोटेस्ट होता है। 2023 में बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों का प्रदर्शन होता है। दोनों बार पुलिस ने झड़प के बाद हिरासत में लेकर जंतर मंतर खाली करवा दी और मामला ठंडा पड़ गया। दूसरी तरफ किसान आंदोलन 2020-21 में किसानों ने दिल्ली के सारे बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर, टिकरी इन पर कब्जा किया। किसान संगठनों के दावों के मुताबिक 700 किसानों की मौत हुई। पूरे देश में समर्थन खड़ा हुआ और आखिर सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। अब सवाल है, फर्क क्या था? तो देखिए, प्रधानमंत्री ये मांगे तब मानते हैं जब उन्हें लगता है कि जन समर्थन बहुत बढ़ गया, इतना कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो भी अब खिसक रहा है। यानी आंदोलन की ताकत भीड़ से नहीं मापी जाती, वो मापी जाती है कि भीड़ में वोटर किसका है। अगर बीजेपी का वोटर भी सरकार से नाराज होता, उसको लगता है गलत हो रहा है, तो फिर सरकार ज्यादा जल्दी इन्वॉल्व होती है। और अगर इसी कसौटी पर सीजेपी को परखें तो समझना बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि किसान आंदोलन की जड़ जो थी वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में थी। लेकिन नीट की परीक्षा जो है वो हर राज्य, हर जाति, हर धर्म का बच्चा देता है। अब सवाल है, ये परिवार कौन है? ये वही पढ़ा लिखा मिडिल क्लास है जो सालों से बीजेपी का सबसे मजबूत समर्थक माना जाता है। किसान आंदोलन बीजेपी के वोट बैंक के किनारे पर चोट थी, लेकिन नीट परीक्षा में जो वोट बैंक है ये सीधे सीधे बीच में। किसान आंदोलन खेत से उठा था और ये वाला जो आंदोलन है ये उसी स्टडी टेबल से उठा है जो इस देश के लाखों घरों में लगी है। और ये गुस्सा अब केवल ट्विटर ट्रेंड तक नहीं है। जंतर मंतर पर कई ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने कोचिंग की फीस के लिए एफडी तोड़वाई थी। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नीट के लिए बहुत बहुत मेहनत की थी और बदले में पेपर लीक मिल गया। और याद रखिएगा कि ये जो मिडिल क्लास होता है इसका गुस्सा हर बार ट्रेंड में नहीं जाता, कई बार ये ईवीएम में जाता है। और इसीलिए सरकार की परेशानियां अब बढ़ने लगी हैं। हालांकि एक कहानी मिडिल क्लास को लेकर और कही जाती है कि मिडिल क्लास का गुस्सा अक्सर बहुत तेज जलता है और बहुत जल्दी बुझ जाता है। और इसीलिए इस बार इस आंदोलन का सबसे बड़ा इम्तिहान यह होगा कि यह भीड़ जो है ये जंतर मंतर पर कितने दिन टिकती है, क्योंकि सरकार को अब इस आंदोलन में भी हथियार मिला है। अब तक यह आंदोलन सिर्फ बच्चों का था, लेकिन अब यह आंदोलन पॉलिटिकल भी शुरू हो गया है। विपक्ष पूरी तरह से अभी घुसा नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता आसपास आने लगे हैं, वो इर्द गिर्द खड़े हैं। हालांकि मंच अभी भी छात्रों का है, लेकिन जिस दिन मंच पर राजनीतिक पार्टियों का झंडा ज्यादा बड़ा हो जाएगा या जिस दिन राजनीतिक पार्टियों की चर्चा इन मुद्दों को लेकर ज्यादा होगी, उस दिन यह आंदोलन अपना सबसे बड़ा कवच भी खो सकता है और शायद यहां पर सरकार मौका जो है वो खोजना शुरू करे। खैर, सरकार को मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि अनशन जब भी होता है और भीड़ के साथ होता है तो वो सरकारों को परेशान कर देता है। और ये इतिहास में भी हमने देखा है। 2011 आपको याद होगा, अन्ना हजारे का अनशन, एक बुजुर्ग आदमी खाली पेट पूरी यूपीए सरकार को हिलाया था, सरकार को झुकना पड़ा था और उसी आंदोलन के कोख से निकली पार्टी ने आगे चलकर दिल्ली की सत्ता को बदला था। अनशन की ताकत यह है कि इसमें हिंसा की तस्वीरें नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है हर दिन सरकार के खिलाफ गवाही देता है। और इसीलिए आप सोनम वांगचुक की टाइमलाइन देखिए। 20 जुलाई की सुबह सोनम ने अनशन तोड़ने की 3 शर्तें रखी थी कि पेपर लीक की जिम्मेदारी तय हो जाए, सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव को संसद में सांसदों से मिलने दिया जाए, और ये उम्मीद थी कि अगर संसद में मामला उठाया जाएगा तो शायद कोई रिजल्ट आ जाएगा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। और इसी के बाद थ्योरी आने लगी कि सोनम वांगचुक का रुख नरम पड़ गया है, यानी उस सुबह भी सरकार के लिए दरवाजा खुला था इज्जत के साथ मामला खत्म करने का। लेकिन फिर शाम को लाठीचार्ज हुआ और वहां से सारी कहानी पलट गई। और फिर सोनम ने भी कहा कि भाई मैं अलग नहीं हूंगा, मैं जहां पर हूं वहीं से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता रहूंगा। अब सरकार जब फंस चुकी है तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सरकार के पास क्या रास्ता बचता है। तो रास्ते बचते हैं 3 और हर रास्ते की अपनी कीमत, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला रास्ता, सरकार इस प्रोटेस्ट के सामने झुक जाए, सीजेपी की तीनों मांगे मान ले, जिसमें है सोनम वांगचुक को वहां से प्रोटेस्ट साइट पर भेज दे, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले ले और नीट की वजह से जो आत्महत्या करने वाले छात्र हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दे दे। लेकिन सरकार क्या ये करेगी? अगर सरकार ये करती है तो सरकार क्या अपना 12 साल पुराना नियम तोड़ेगी? क्योंकि मोदी सरकार तो मानती है कि अगर आप इस्तीफा ले लेते हैं तो ये मैसेज जाएगा कि सरकार झुक गई। और बीजेपी का घोषित नियम है कि राजनीतिक दबाव में कभी भी किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता।
आज तक तो नहीं हुआ, क्योंकि 12 साल में सिर्फ एक इस्तीफा हुआ था एमजे अकबर का, वो मी टू पर हुआ था, जिसकी एक पूरी कहानी बनाकर हमने आपको एक अलग वीडियो में डाली थी। दूसरा रास्ता बीच का रास्ता है, अभी थोड़ा सख्त दिखे और कुछ महीनों के बाद किसी कैबिनेट फेरबदल में चुपचाप धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदल दे। मोदी सरकार का यह पुराना पैटर्न है, इशारा भी यही है। किरण रिजिजू ने बताया कि एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, यानी सजा की बात हो रही है, लेकिन जिम्मेदारी की बात अब तक नहीं आई है, यानी भीड़ को जवाब आज चाहिए। क्या सरकार आज देगी? देखते हैं, नहीं हुआ तो फिर यह प्रोटेस्ट चलता रहेगा। तीसरा रास्ता है इस अनशन को कुचल दिया जाए, और यह सिर्फ आशंका नहीं, तैयारी भी दिख रही है। दिल्ली पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ अब तक 10 एफआईआर कर चुकी है। दंगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान, कर्मचारियों पर हमले जैसे गंभीर धाराओं में। यह वही स्क्रिप्ट है जो शाहीन बाग और पहलवानों के प्रदर्शन में चली थी, लेकिन इस बार कीमत अलग है। विपक्ष सड़क पर है, राहुल प्रियंका तक को हिरासत में लिया गया, संसद ठप है, पहले 2 दिन दोनों सदन चल नहीं पाए। सरकार को इस सत्र में 7 बिल पास करवाने हैं। विरोध ऐसे ही बढ़ा तो बड़े बिलों पर वोटिंग तो दूर की बात है, मतलब चर्चा भी हो जाए, बहुत बड़ी बात है। यानी जंतर मंतर पर चली लाठी की कीमत सरकार को संसद के अंदर भी चुकानी पड़ सकती है। अब सवाल है फिर क्या रास्ता बचता है? तो तीनों रास्तों को एक लाइन में समझिए। अगर सरकार झुक जाती है तो साख पर सवाल होगा, अगर सरकार टालती है तो वक्त जाएगा, और कुचली तो संसद। सरकार जिधर भी कदम रखेगी, हर रास्ते पर सरकार को एक टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। क्यों चुकाना पड़ेगा? क्योंकि शुरुआत में मौके थे, तब इस मामले को उन्होंने भुनाया नहीं। उधर कांग्रेस जनता पार्टी ने भी स्टैंड चेंज कर दिया है। भीड़ देखकर उन्होंने भी तय किया है कि अब वो सरकार के पास नहीं जाएंगे, सरकार को जंतर मंतर आना पड़ेगा। यानी आंदोलन बैठ गया है, घड़ी चल रही है, अब सवाल है कि क्या होगा। तो देखिए, विज्ञान ये कहता है कॉकरोच बड़ी से बड़ी तबाही झेलकर भी बच निकलता है। शायद इसीलिए अब ये कॉकरोच शब्द इस आंदोलन पर सूट कर रहा है कि जितना कुचलोगे उतना निकलेंगे, और 20 जुलाई की लाठियों ने इसे सच भी साबित किया। अब ये कहानी किसान आंदोलन की बनेगी, जहां सरकार को झुकना पड़ा था, या शाहीन बाग, जहां एक रात में जंतर मंतर खाली कराया गया था? जवाब आने वाले दिन में मिलेगा। लेकिन इतिहास एक बात साफ करता है कि सरकारें लाठी से नहीं गिरती, भरोसा टूटने से गिरती हैं। और 20 जुलाई को जो बच्चों को चोट लगी, पुलिस वालों को भी चोट लगी, उसमें भरोसे पर सवाल खड़ा हुआ है। पुलिस वालों का भी जिक्र इसलिए करेंगे कि पुलिस वाले भी पीटे हैं, सच ये भी है, लेकिन कहानी वो है कि पुलिस वालों ने भी पीटा है उन बच्चों को जो उन्हीं के देश के बच्चे हैं, और जो एक ऐसी मांग कर रहे हैं जिससे इस देश का भविष्य बेहतर होगा। हालांकि इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप आलोचक हों, कॉकरोच जनता पार्टी के आप समर्थक हो, हम आपसे 1 मिनट चाहते हैं। ये तस्वीर देखिए। प्रदीप मेघवाल राजस्थान, ऋतिक मिश्रा उत्तर प्रदेश, अंशिका पांडे दिल्ली, भाग्यश्री कर्नाटक, रेणु मीरा, शेख सना और कई नाम जो किसी लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाए। ये आज सिर्फ नाम नहीं है, किसी के घर में आज भी इन बच्चों की बायोलॉजी की किताबें वैसे ही खुली है जैसे वो छोड़कर गए थे। किसी मां के फोन में आखिरी मैसेज आज भी सेव है, पढ़ाई चल रही मम्मी चिंता मत करो। किसी पिता ने बेटी के एडमिशन के लिए जो पैसे जोड़े थे वो आज भी खाते में पड़े हैं, बस बेटी नहीं है। इन बच्चों ने सिस्टम से कोई रियायत नहीं मांगी थी, बस एक ईमानदार परीक्षा मांगी थी, और जब ये भरोसा टूटा, ये बच्चे जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये टूट गए। इसीलिए ये लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करने नापसंद करने, किसी की 4 अच्छी बुरी हरकतों को देखने नजरअंदाज करने से कहीं आगे की है, किसी इस्तीफे से बहुत बड़ी है। ये विपक्ष के लिए वोट बैंक और सरकार के लिए बचाव नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये होगा उस दिन इन बच्चों के साथ धोखा होगा। उस दिन इन बच्चों को जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें लगेगा कि पहली बार इनका पेपर चोरी हुआ और दूसरी बार इंसाफ चोरी हुआ। इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन मिलेगी जिस दिन पूरी जवाबदेही तय होगी और एक ऐसा तंत्र बनाया जाएगा कि आगे कभी किसी पेपर की कीमत
किसी बच्चे की जान नहीं होगी। और इसीलिए बार बार हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि कार्रवाई करना एक बात है, जवाबदेही रखना दूसरी बात है। और यह तो ऐसा मामला है जिसमें जवाबदेह सिर्फ सरकार नहीं, हम सब भी हैं, हम सब भी। लेकिन आप देश के मुखिया हैं, इसलिए सबसे बड़ी जवाबदेही आपकी है। 7 साल 70 पेपर लीक और फिर ये तस्वीरें। हो सकता है जंतर मंतर पर जो बैठे हों आपके राजनीतिक विरोधी हों, हो सकता है कि उन्हें अपने सियासी फायदे दिख रहे हों, हो सकता है उनमें से कई लोग ऐसे हों जिनकी जबान, हरकतें ऐसी हों जिसे देखकर मन में गुस्सा आता हो। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं, इन्हें देखकर अगर पूरे देश के मन में पीड़ा नहीं होती और सरकार जवाबदेह नहीं होती, तो ये इस देश का दुर्भाग्य होगा। और अगर ये जवाबदेही होती है, इस मामले को लेकर इन्हें इंसाफ मिलता है, तो वो इन बच्चों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बस इतनी सी कहानी है, बाकी सब फरेब है। इस बार सड़क पर जो खड़े हैं वो इस देश के वही घर हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते थे, जो इन बच्चों को देखकर डर रहे हैं। और इन घरों का भरोसा जिस दिन टूटता है, सरकारें उस दिन नहीं, उसके बहुत बाद कीमत चुकाती हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बल प्रयोग करने की जगह पर जवाबदेही को बढ़ाइए, इन बच्चों को इंसाफ दिलाइए। बाकी आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे थे, आप बताइए कि क्या आधी भीड़ कॉकरोच जनता पार्टी के लिए मोदी सरकार ने बढ़ाई, वो जो पिटाई हुई थी? सोचिएगा, बताइएगा। और सरकार आपको लगता है कि इन बच्चों को सच्ची श्रद्धांजलि देगी, झुकेगी या सख्ती दिखाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप कर भी रहे हैं लगातार, मैं उसका आपके लिए शुक्रगुजार हूं। और ये जरूरी भी है ताकि सवाल उन घरों तक पहुंचे जो आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मैं आपका अपने व्हाट्सएप पर इंतजार करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।